हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जैसे ऑटो सिमत ने धूल परिकल्पना का सिद्धांत दिया, लपलास ने निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत दिया, जॉर्ज लेमेंतर ने बिग बैंग का सिद्धांत दिया। वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। वर्ष 1917 ईस्वी में बेल्जियम के निवासी खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेंतर ने बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत को व्याख्या किया। यह है महाविस्फोट और सिद्धांत की बिग बैंग सिद्धांत की परिकल्पनाएं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक पिंड के समान संकेंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रित के कारण अचानक इस पिंड में विस्फोट हो गया, जिससे इस पिंड के कण अंतरिक्ष में बिखर गए। अंतरिक्ष में बिखरे प्रत्येक कण एक ब्रह्मांड के समान के होता है। अंतरिक्ष में इन कणों को निरंतर प्रसार हो रहा है, किंतु इनके मध्य की दूरी निश्चित रहती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि बिग बैंग की घटना से लेकर आज तक ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर जारी है। आकाशगंगा क्या है? यह एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते अरबों तारों के समूह में आकाशगंगा कहते हैं। एक आकाशगंगा में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगा है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसका अनुमान भी लगाना अभी संभव नहीं हो सका है। आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहते हैं। बल्ज में तारों का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक अथवा सघन होता है। केंद्र से बाहर जाने पर तारों का घनत्व कम होता है। आकाशगंगा तारों और गैसों धूल कणों का विशाल समूह है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एकत्रित रहते हैं। आकाशगंगा या मंदाकिनी, यह है हमारी आकाशगंगा। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगा में से एक हमारी आकाशगंगा है, जिसे मंदाकिनी अथवा दुक्कम मेखला कहते हैं। हमारे सौरमंडल का मुखिया यानी सूर्य इसी आकाशगंगा में स्थित है। आकाशगंगा में सूर्य अपने ग्रहों के साथ मिलकर आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। सूर्य लगभग 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य द्वारा पूरे किए गए इस चक्कर को एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी से आकाश में देखने पर प्रकाश की नदी के समान एक चमकीली पेटी दिखाई देती है। यह वास्तव में हमारी आकाशगंगा का एक भुजा है। इसे ही दुक्कम मेखला कहा जाता है। मंदाकिनी के सबसे नज़दीकी आकाशगंगा को देवयानी अथवा एंड्रोमेडा कहते हैं। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी के सबसे चमकीली तारों का समूह है। साइरस अथवा डॉग स्टार सूर्य के बाद दूसरा सबसे चमकीला तारा है। दूसरा कौन सा है? तो डॉग स्टार है, जो हमें दिखाई देता है। साइरस सूर्य से लगभग 20 गुना अधिक चमकीला है। साइरस 20 गुना अधिक चमकीला है। यह रात में सबसे अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है। सूर्य तथा चंद्रमा के पश्चात तीसरा सबसे चमकीला पिंड शुक्र है। तीसरा चमकीला पिंड कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र तारा नहीं है, बल्कि यह ग्रह है। ग्रहों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। रात में चंद्रमा के बाद शुक्र दूसरा सबसे चमकीला पिंड के रूप में दिखाई देता है।
शुक्र को भोर में पूरब की दिशा में तथा सायंकाल में पश्चिम की दिशा में चमकता है। अतः शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का नज़दीकी तारा कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ब्रह्मांड की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड की दूरी मापी जाती है। दूसरे शब्दों में प्रकाश वर्ष ब्रह्मांडीय दूरी मापने का पैमाना है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की कुल दूरी को कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। गैलीलियो ने सर्वप्रथम 1609 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से तारों का अध्ययन किया था। गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से ऐसे अनेक तारों की पहचान की जिसे हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तारे आकाशगंगा में गैस और धूल के विशाल बादलों के गुरुत्वाकर्षण एवं संकुचन से निर्मित होते हैं। जब किसी तारे का कुल हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी दशा में तारों का संकुचन क्रिया प्रारंभ हो जाता है। तारों में जैसे जैसे संकुचन बढ़ता है वैसे वैसे तारों का तापमान भी बढ़ता है। जब तारों का तापमान 100 मिलियन सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तब तारों का परिणामिक क्रियाएं होना आरंभ हो जाती है। तारों में निरंतर नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती रहती है। इस क्रिया में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन के कारण ही तारों का अपना प्रकाश वर्ष ऊर्जा होता है। हाइड्रोजन बम की संकल्पना भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तारों का निर्माण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप से होता है। जब तारों में हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाती है तो नाभिकीय संलयन की क्रिया बाधित होने लगती है, जिसके कारण तारों का जीवन समाप्त होने लगता है। तारों के आकार और जीवन अवधि में व्युत्क्रमानुपाती संबंध अर्थात उल्टा संबंध होता है। दूसरे शब्दों में तारों का जितना बड़ा आकार होता है उसकी जीवन अवधि उतनी ही कम होती है। इसके विपरीत तारों का आकार जितना छोटा होता है उसकी जीवन अवधि उतनी ही अधिक होती है। तारों के निर्माण की प्रारंभिक अथवा अवस्था उसमें बहुत अधिक ऊर्जा होता है। जब तारे में अत्यधिक ऊर्जा होती है तो तारों का रंग नीला दिखाई देता है। ऊर्जा अधिक होती है तो नीला दिखाई देता है। जब नाभिकीय संलयन की क्रिया फलस्वरूप तारों की ऊर्जा में कमी आने लगती है तो तारों का रंग सफ़ेद होने लगता है। इस प्रकार जब तारों का ताप में अधिक कमी आती है तब इस दशा में तारे पीले रंग की दिखाई देने लगती है। जब तारों में तापमान में अत्यधिक कमी हो जाती है तब ऐसी स्थिति में तारे का रंग लाल दिखाई देने लगता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में नीले रंग का और अंतिम अवस्था में लाल रंग दिखाई देता है। तारे की ऊर्जा का जब समाप्त होने लगता है तो लाल रंग दिखाई पड़ता है। लाल तारे को रेड जॉइंट कहते हैं। लाल तारे का बाहरी सतह निरंतर फैलता रहता है। अत्यधिक फैलाव के कारण तारों में विस्फोट हो जाता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। तारों में जब विस्फोट होता है तो उसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। रेड जॉइंट सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो बचा हुआ अवशेष होता है उसका द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना द्रव्यमान की सीमा से कम होता है जिसे श्वेत वामन तारे का निर्माण होता है। श्वेत वामन यह क्या होता है? तो यह
कृष्ण वामन के रूप में समाप्त होता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए अवशेष द्रव्यमान सौरिक द्रव्यमान के 1.44 गुना की सीमा से अत्यधिक होने पर न्यूट्रल तारा या पल्सर तारा बन जाता है। यदि कोई तारा चंद्रशेखर सीमा से अधिक बड़ा हो लेकिन वह सूर्य के दुगने अधिक ना हो तो ऐसी दशा में उसे न्यूट्रल तारा में परिवर्तित हो जाता है। न्यूट्रल तारा एक ऐसा तारा होता है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव इतना अधिक होता है यह सिकुड़ने या संपीड़न होने लगता है। अत्यधिक संपीड़न के कारण इसका द्रव्यमान घनत्व एक बिंदु का आकार रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके परिणाम यह होता है कि इस तारे का घनत्व असीमित हो जाती है। असीमित घनत्व के कारण इसके गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक प्रभावी हो जाता है कि यह समस्त द्रव्यमान को अपने अंदर समाहित कर लेती है। न्यूट्रॉन तारे में गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि यहाँ से प्रकाश पलायन भी नहीं हो सकता है। इसे ही कृष्ण छिद्र अथवा कृष्ण वीवर होल कहा जाता है।